नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल लॉ कुंभ में स्वागत है। वेयर लॉ मीट्स विजडम। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वी विल डिस्कस जजमेंट, न्यूज़ एंड वेरियस जजमेंट पर्टेनिंग टू एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो दैट आप लोगों का नॉलेज एक्सपैंड होता है और हम लोग बीच में अपने अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ाते रहें। देखिए, आज जो हम लोग जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो अ, वो जजमेंट है, इसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड अदर्स। ये जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का और ये जजमेंट दिया गया था February 14, 2025 एंड द कोरम ऑफ द बेंच वाज जस्टिस रेखा पल्ली एंड जस्टिस सौरभ बनर्जी। देखिए, ये जजमेंट इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें ये समझने के लिए कभी कभी कोई डिस्प्यूट बहुत बड़ा लगता है लेकिन वो होता बहुत छोटा है, लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस इतने ह्यूज होते हैं दैट यू नीड टू वर्क हार्ड टू फाइंड आउट द रियल इश्यूज। हमें जजमेंट पढ़ के समझ में आता है कि एक छोटी छोटी चीज कितने बड़े बड़े डिस्प्यूट को जन्म देती है और कितने बड़े बड़ी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये केस भी वही है जिसमें एक तरफ यूनियन ऑफ इंडिया है, दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सो और दोनों की तरफ से ह्यूज बैटरी ऑफ लॉयर्स। अगर आप देखें तो यूनियन ऑफ इंडिया के लिए अटॉर्नी जनरल, सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल, मिस्टर गोपाल जैन, दे आर ऑल स्टालवर्ड्स इन देयर ओन फील्ड। फॉर द RIL, मिस्टर हरीश साल्वे, समीर पारिक एंड ऑल बैटरी ऑफ लॉयर्स। देखिए, अगर आप डिस्प्यूट में आप जाते हैं तो यू विल गेट टू नो कि हाउ द कमर्शियल केसेस गो ऑन। देखिए, इसमें डिस्प्यूट बैकग्राउंड ऑफ द केस ये है कि एक पीएससी मतलब प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अप्रैल 12, 2000 को बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड निको लिमिटेड फॉर नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन इन केजी बेसिन। केजी बेसिन एक जगह का नाम है जहां पे गैस एक्सप्लोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसमें ओएनजीसी ने ये अलेज किया कि दो जिस ब्लॉक में रिलायंस को मिला था गैस निकालने के लिए, जिस उसके बगल में एक और ब्लॉक था जहां पे दो ब्लॉक थे गैस के लिए। तो जहां पे RIL का ब्लॉक था उसके बगल में एक और ब्लॉक था, ठीक है। और यहाँ की गैस ओएनजीसी ने अलर्ट किया इस वाले ब्लॉक में जा रही थी, इस वाले ब्लॉक की RIL वाले ब्लॉक में जा रही थी। तो RIL ने उस गैस को एक्सट्रैक्ट करके प्रॉफिट कमाया, ठीक है। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट स्टडी की गई थी 2015 में जिसमें ये कंफर्म हुआ कि इन दोनों रिजर्वायर के बीच में आपस में कनेक्टिविटी थी। तो ये जो गैस इस तरफ केजी की गैस RIL में चली गई थी और जिसका RIL ने फायदा उठाया। तो यूनियन ऑफ इंडिया हैज इशूड अ डिमांड नोटिस ऑफ 1.55 बिलियन डॉलर्स। ये खरबों में है, 100 खरब के लगभग ये अमाउंट आता है इन फॉर द माइग्रेटेड गैस, ठीक है। RIL has Reliance Industries Limited has disputed this claim and they have initiated arbitration. Obviously ये आपको पता है कि arbitration तभी होती है जब there is a valid arbitration clause, ठीक है। जो ट्राइब्यूनल मतलब जो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल थी, उन्होंने 2:1 के फेवर में रिलायंस को बोला कि दे कैन रिटेन द प्रॉफिट बिकॉज ये जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये नहीं कुछ प्रोहिबिटेड था कि माइग्रेटेड गैस जो यहाँ से यहाँ गैस चली गई वो नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। द यूनियन ऑफ इंडिया दे चैलेंज द अवार्ड बिफोर द सिंगल जज, ठीक है, अंडर सेक्शन 34, लेकिन सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट, लेकिन दे लॉस्ट इट। Then Union of India have again challenged this award under section 37 of the arbitration act before the division bench of Delhi High Court. डिवीजन मतलब 1+1, ठीक है। और ये जो सिंगल जज में 1 जज, ठीक है। डिवीजन बेंच के यहाँ पे अवार्ड चैलेंज हुआ एंड द डिवीजन बेंच हैज सेट असाइड, मतलब जो सिंगल जज के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया।
ठीक है। अब ये फैक्ट्स इतने मतलब छोटा सा फैक्ट है कि दो रिजर्वॉयर थे, यहाँ की गैस यहाँ पे जा रही थी, रिलायंस ने उस गैस को निकाला और उसको मार्केट से पैसे कमा लिए। फिर यूनियन ऑफ इंडिया ने गैस उस डिमांड नोटिस रेज किया। डिमांड नोटिस के बाद RIL ने उसको आर्बिट्रेशन में गया। आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ने 2:1 के रेशियो में बोला कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार नहीं है कि कनेक्टिविटी गैस का, तो इसलिए उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के क्लेम को वो कर दिया और रिलायंस को बोला कि आपने जो प्रॉफिट लिया है ठीक है। फिर सिंगल जज के यहाँ गए, सिंगल जज ने उसको उस ऑर्डर को सस्टेन रहने दे दिया। नाउ डिवीजन बेंच पे, अब देखिए डिवीजन बेंच में क्या होता है। की फाइंडिंग्स ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। देखिए पहला इशू था डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ये आर्बिट्रेशन थी कौन सी, ठीक है। इसमें जो सिंगल जज ने बोला था कि दिस आर्बिट्रेशन इज कमर्शियल, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। द डिवीजन बेंच सेड कि नो, ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन तभी होती है जब दो अलग अलग देशों की पार्टीज इन्वॉल्व हो, एक पार्टी फॉरेन हो, एक पार्टी इंडियन हो, तब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है। बट इन दिस केस एवरी सिंगल पार्टी वॉज यूनियन ऑफ इंडिया एंड they are Indian entity. RIL, the lead claimant, is an Indian entity. The arbitration should be classified as domestic arbitration, not an international commercial arbitration. अब आपके मन में आएगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, arbitration तो arbitration, what is the difference whether it is domestic arbitration or international commercial arbitration? फर्क ये पड़ता है कि इफ अगर ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होगी तो ये सेक्शन 34(2)A में जो ग्राउंड है, ये अवार्ड को पेटेंट इलीगैलिटी के ग्राउंड पे सेट असाइड किया जा सकता है, जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द ग्राउंड ऑफ पेटेंट इलीगैलिटी ऑफ एन अवार्ड can be challenged only under the domestic arbitration under section 34(2)A of the Arbitration Act, not under the international commercial arbitration, ठीक है। तो डिवीजन बेंच ने बोला कि दिस इज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, नॉट द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ये बोलने के बाद उन्होंने ये बोला, द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल रॉन्गली अलाउड RIL टू एक्सट्रैक्ट एंड सेल माइग्रेटेड गैस विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट अप्रूवल। कि RIL के पास कोई परमिशन नहीं थी तो वो बेच कैसे सकती थी माइग्रेटेड गैस को जो यहाँ से यहाँ चली गई, इस वाले उससे यहाँ चली गई। तो उसके बाद द सेकंड फाइंडिंग वाज कि RIL ने ये नहीं किया था 2003 डीलॉ, ये अपनी ग्वालियर एंड मैकनॉटन रिपोर्ट RIL ने रिपोर्ट नहीं किया था, जो जिसने बोला था कि जो इंटरकनेक्टिविटी है गैस रिजर्वॉयर्स में, दैट इज मटेरियल ब्रीच ऑफ PSC मतलब पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसी ग्राउंड पे कोर्ट ने पाया कि दिस इज पेटेंटली इलीगल एंड सेट इट असाइड। और डिवीजन बेंच ने ये भी बोला, दो पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को इन्वोक करते हुए द कोर्ट एम्फसाइज दैट नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन एंड देयर एक्सट्रैक्शन मस्ट कंप्लाई विद पब्लिक ट्रस्ट प्रिंसिपल। कि जो रिजर्वॉयर था ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक रिसोर्सेज है, तो पब्लिक ट्रस्ट प्रिंसिपल विल अप्लाई। द आर्बिट्रेटरी अवार्ड वायलेटेड पब्लिक पॉलिसी क्योंकि they have permitted RIL to profit from gas migration without proper authorization, because arbitral award ने अलाउ किया RIL को माइग्रेटेड गैस को एक्सट्रैक्ट करने में। और फिर एक और ग्राउंड दिया डिवीजन बेंच ने, अनजस्ट एनरिचमेंट। द कोर्ट रूल्ड दैट RIL had unjustly enriched by extracting gas from ONGC block without a legal claim, कि आपने गैस निकाल ली विदाउट अ लीगल क्लेम। The RIL argument that the government silence implied consent was rejected. RIL ने ये बोला था कि गवर्नमेंट चूंकि चुप थी तो उनकी कंसेंट थी, इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया। द फाइनल वर्डिक्ट द हाई कोर्ट गेव वाज कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसे सेट असाइड कर दिया गया। The ruling also reinforced government control over natural resources, the importance of contractual compliance and doctrine of public trust. This has been upheld. Now the question here is whether what has actually happened. The question is
this Nico Limited, whether this Nico Limited was the Indian entity or the foreign entity, this has not been clarified. I believe that this is the foreign entity. अगर ये foreign entity है, तो the whatever High Court has stated that the lead claimant doesn't mean that it would be domestic arbitration. So now we have to see that obviously the amount is huge in this case, around $1.55 billion. So naturally, RIL is going to challenge this order before the Supreme Court. So we will see that how it will evolve. But whatever आप लोगों ने इसमें you have understood is that the doctrine of public trust, doctrine of patent illegality, doctrine of public policy, and what is the difference between international commercial arbitration and domestic arbitration. I hope that you people would have understood this judgment by this short video, and I hope that you will like this video and give your comments also. So let us continue our legal journey. We will meet next time with a more elaborative and intrusive topic. Thank you so much.